बंदरों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर लटकते रहना मेरा शौक है। लेकिन मेरी माँ कहती है बेटी 30 साल से ऊपर हो गई है, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे बंदरों की नहीं, तुझे तो इंसानों की जरूरत है। किसी इंसान को पकड़ के शादी कर ले, शादी कर ले, अरे शादी कर ले। शादी? ये शादी कौन करता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान ना होकर बंदर ही हो गए। कम से कम ये शादी करने का टेंशन तो नहीं होता। खैर, मैं तो बस चाहती हूं कि मैं जंगली बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल और एक किताब से दूसरे किताब लटकता फिरूं, लटकता फिरूं, अरे बस लटकते ही फिरूं और जोर जोर से चिल्लाते रहूं। बड़ा और आप जिस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं ना, उसकी प्रेजेंटर मैं ही हूं। वैसे मैं एनवायरमेंटल रिसर्चर हूं। बहुत जोर का लग रहा है। मॉडर्न भाषा में हम लोग बिग बैंग कहते हैं, लेकिन हम आदिवासी लोग उसे प्रकृति का पहला स्टेप मानते हैं, जिसमें आकाश ने धरती से मिलन किया। उस एक शब्द में, एक शक्ति में सब कुछ छुपा हुआ। रोशनी, गर्मी और जीवन का बीज। फिर वक्त बीता, करोड़ों साल, फिर तारे बने, ग्रह बने, फिर पृथ्वी। पृथ्वी जिसे हम धरती कहते हैं, धरती मां। हाँ, तो उस धरती में पानी था, हवा थी, अग्नि थी, और सबसे खास बात शक्ति थी जीवन को जन्म देने की। उसी धरती ने सबसे पहले पौधा पैदा किया, फिर झाड़ियां, फिर वृक्ष और फिर जंगल। उस जंगल के बाद पहले जल के जीव आए, फिर थल के। मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इन जीवों को तराशा और फिर कई हजार साल बाद इंसान आया। और जब उस इंसान ने जंगल में अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वो प्रकृति का हिस्सा है, मालिक नहीं। हमारे पूर्वजों ने पत्थर से औजार बनाए, जंगल में जाकर शिकार किया, लेकिन उनका आशीर्वाद भी लिया, उनके लिए गीत गाया, क्योंकि धरती हमारे लिए कोई वस्तु नहीं है, वो तो देवी है। हर नदी एक कहानी है, हर पहाड़ एक देवता है,
और हर वृक्ष एक रक्षक। जब इंसानों ने शहरों में अपने आप को बंद किया, उस वक्त हम आदिवासियों ने वनों में जाकर रहना चुना, क्योंकि हम जानते थे कि प्रकृति के साथ जुड़कर रहना ही असली जीवन जीना है। प्रकृति के ऊपर राज करना चाहता था। जो वृक्ष थे वो हमारे देवता थे, अब बस लकड़ी बंद कर गए। और जो पहाड़ थे जिन पे हम पूजन किया करते थे वो खनिज के लिए फाड़ दिए। इंसान को लगा कि वो सब कुछ ले सकता है, जल जंगल जमीन आसमान सब कुछ, लेकिन वो भूल चुका था कि प्रकृति देने वाली है, सहने वाली नहीं। प्रकृति से मुझे याद आया, जब मैं छोटी थी ना तो माँ मुझे अपनी पीठ पे लादकर जंगल में टुकड़ा ढूंढने ले जाया करती थी। टुकड़ा ढूंढने वक्त कोई गीत गुनगुनाया करती थी।
बोल चुका हूं कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये मेरे बस में भी नहीं है। आजकल बाहर निकलो तो लगता है जैसे जैसे तंदूर पर पैर रखती हो। अब तो मेरी परछाई भी मुझे कहती है, भाई मैं अंदर ही रुकती, तुम जाओ। पहले मौसम में 4 मौसम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंती हवा। आहा, अब 4 मौसम हो गए। गर्मी, तेज गर्मी, ओ माय गॉड गर्मी, और बिन बुलाए मेहमान यानी तूफान। आजकल तो क्लाइमेट चेंज को देख के ना साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमें कार्बन एमिशन कम कर देना चाहिए। नेता बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन कर देना चाहिए, और अमीर लोग तो मंगल ग्रह में घर बनाने की सोच रहे हैं। जैसे ही धरती तंदूर बनेगी, वैसे ही वो ऊपर से ट्वीट करके पूछेंगे, क्यों सब बढ़िया? आजकल तो समंदर भी इतना गर्म हो चुका है कि उसमें रहने वाली डॉल्फिन्स भी बोलती हैं कि भाई बात तक तो तैयार है, मसाज कब मिलेगा? और एसी तो लग्जरी यू नो, लग्जरी वो इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो स्टेटस है, लोगों की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ऊपर वाले फ्लैट से भगवान नाथ बोल रहे हैं। अरे क्या बोले? हम नौटंकी वाले बोल रहे हैं। हमारा एक एक्टर जिसको एकलव्य का रोल करना था वो गायब हो गया, बहुत लिखा उसे। अब मैडम हमारा एकलव्य ही गायब हो गया तो एकलव्य का अंगूठा काटने वाला सीन कैसे दिखाएंगे? हाँ तो भाई मुझे क्यों कॉल किया है? एकलव्य का सीन हटा दो ना। क्या बात कर रही है? ऐसे कैसे वो सीन हटा दें? मैडम वो गजब का सीन है, ऑडियंस पागल हो जाती है। उस सीन में जो तालियां, जो सीटियां, हाय 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 हाय, इट इज वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ आवर शो। और हमने सुना है नौटंकी बात है, कर लीजिए ना ये रोल। अरे भाई एकलव्य नहीं मिल रहा तो किसी और कैरेक्टर का अंगूठा कटवा दो, मुझे क्यों कॉल किया? अरे मैडम आप समझ नहीं रही, एकलव्य का अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट है नाटक के लिए। और हमारे मैथोलॉजी में भी देखें तो एकलव्य का अंगूठा काटना कितना जरूरी था महाभारत की स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने में, द्रोणाचार्य और अर्जुन का वर्चस्व बचाने में। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता उस समय तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। एकलव्य एक जंगली वनवास हरा कर टॉप पर चला जाता मैडम, जात पात की खिचड़ी बन जाती और हमारी परम सभ्यता की अशुद्धि हो जाती। राम 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 राम, सोचना ही भयानक है। अरे मैडम प्लीज बचा लीजिए, अपना थोड़ा सा टाइम सेक्रीफाइस करके आ जाइए ना एकलव्य का अंगूठा कटवाने। आपको इस रोल के 500 रुपीज भी देंगे। मतलब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना पूरा रिजल्ट छोड़ के तुम्हारे नाटक में अपना अंगूठा
सर ने तो डांट दिया। वैसे वो भगवान सही बोल रहा था। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो शायद आज वो टॉप का धनुधर होता। ये द्रोणाचार्य ने भी पॉलिटिक्स खेल दिया यार। मतलब अंगूठा ही काट दिया। छे वैसे अंगूठा तो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यकीन नहीं होता? सच में यकीन नहीं होता? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं 30 मिनट के लिए आप सभी लोग अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अरे भाई, बिना अंगूठे के अपना मोबाइल का स्क्रीन का ये स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कैसे करोगे हैं? डियर माधवी, कैसी हो? उम्मीद है तुम अच्छी हो। आज ऑफिस में बैठकर अपने रिसर्च पर काम कर रहा था कि एवोल्यूशनरी ह्यूमन साइंस पर एक अच्छा आर्टिकल मिला। वो पढ़ते ही तुम्हारी याद है। मुझे मालूम है ये चिट्ठी देख के तुम्हें हैरानी हो, क्योंकि कई सालों से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलकर बात करने, इसलिए तुम्हें चिट्ठी लिखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये पोजीशन जिस पर मैं आया हूँ वो तुम्हें नहीं। शायद तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी, पर हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने तुम्हारी काबिलियत की जगह तुम्हारे रहन सहन को लेकर तुम्हें जंगली बोलकर तुम्हें इस पोजीशन के लायक नहीं समझा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूँ। याद है हम लोग यूनिवर्सिटी के दिनों में अपना गोल्ड फ्लेक का डिब्बा कमरे में छुपा के कैसे लोगों से बीड़ी मांग कर पिया करते थे, कैसे क्लासेस बंद करके प्रोटेस्ट में जाते थे, घंटों उस मुद्दे पर बातचीत किया करते थे, प्रोटेस्ट के लिए नाटक बनाते थे, साथ में गाने लिखते थे। और मैं भी ये मानता हूँ कि तुमसे अच्छा रिसर्च स्कॉलर कोई नहीं हो सकता। तुम हमारी एनसाइक्लोपीडिया थे। लाइब्रेरी में कौन सी किताब कहाँ पढ़ी है हम लोग तुमसे पूछते थे। तुम्हारी एनर्जी और एंथुजियाज्म हमको भी पढ़ने और प्रोटेस्ट के लिए मोटिवेट करते। ये बहुत ही गलत था कि सिर्फ तुम्हारे असभ्य तौर तरीकों की वजह से तुम्हारे करियर पर असर पड़ा। अरे इन सब चीजों पे तो काम किया जा सकता है। आई एम श्योर तुम अपने तौर तरीके भी सुधार लेते हो। जब भी उस बारे में सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। खैर चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आई मीन सब कुछ अच्छे के लिए तो होता है। यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है यार। यहाँ का माहौल मैं तो हैंडल कर ही लेता हूँ सब।
पर तुम एक लड़की होके ये सब हैंडल नहीं कर पाती। चलो, उम्मीद है तुम जहां होगी खुश हो और पूरे उत्साह के साथ अपना काम कर रहे हो। तुम्हारा दोस्त विष्णु। मॉनसून आ चुका है, गर्मी थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन ये जो जलती हुई गर्मी है ना, वो एनवायरमेंट में नहीं है, वो यहां हमारे मस्तिष्क में है। मुझे अक्सर ये बोल के खारिज कर दिया जाता है कि मेरी रिसर्च एकेडमिक नहीं है, मेरी रिसर्च में लैंग्वेज ऑफ स्कॉलरशिप नहीं है। मैं पूछती हूँ कि जब हमारी जमीन हमसे छीन ली गई, जब हमारे दस्तावेजों को उजाड़ दिया गया, जब हमारे इतिहास को सिर्फ एक फोक का नाम कहकर किसी कोने में रख दिया गया, तब आपके एकेडमिक्स में रिसर्च की कमी नहीं थी, या आपके एकेडमिक्स में इंसानियत की कमी? हमारा ज्ञान नहीं, हमारा वजूद नहीं, हमारा इतिहास नहीं। ये गर्मी इतनी बड़ी है ना, यहां जलती है, मन किया कि बंदूक उठाई, पर यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने मुझे समझाया था कि बंदूक उठाने से ज्यादा ताकत कलम उठाने में, इसलिए कलम उठाया और लिखती चली गई, और तब तक लिखती रहूंगी जब तक मेरे शब्द हमारा इतिहास न रच दे, हमारे अस्तित्व को वापस सम्मान न मिल जाए। और मेरा रिसर्च खत्म नहीं हो, वो जारी है,
है